यहाँ पर हम बात करें जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का उपयोग करता है। और कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में विभाजित किया जाता है। जैसे जो इनपुट डिवाइसेज हैं यहाँ पर कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टॉर्च स्क्रीन है, सीडी डीवीडी है, फैक्स है, मॉडेम है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है और स्कैनर है। आउटपुट डिवाइसेज की बात करें, हैंडसेट है, हेडफोन है, यहाँ पर लेजर प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइसेज प्रिंटर है, यहाँ पर स्पीकर है, इनपुट प्रिंटर है, स्क्रीन है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज है। तो कंप्यूटर शुरू करने की बात करें, हम स्टार्ट जब करते हैं कंप्यूटर को तो डेस्कटॉप लैपटॉप को ऑन बटन दबा करके स्टार्ट किया जाता है। और आमतौर पर डेस्कटॉप लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए हम कुछ चरण दिए गए हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके का लैपटॉप में होता है, दिस इज टाइपिकली पीसी ऑन बटन ऑन द फ्रंट ऑफ मिडिल ऑफ द लोअर टॉवर। तो यहाँ पर हम देखें कंप्यूटर को ऑन बटन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ये इस वर्ग के रूप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे इस तरीके का भी होता है सिंगल। यहाँ पर दिस इज टाइपिकली लैपटॉप ऑन बटन। मोस्ट लैपटॉप हैव द ऑन बटन जस्ट अबव द कीबोर्ड बट बिलो द स्क्रीन। तो ज्यादातर लैपटॉप में यहीं पर ये बटन होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कुछ कंप्यूटर में कंप्यूटर को ऑन स्थिति में लाइट अप होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से में अक्सर एक लाइन छूटती है। और अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर पर स्क्रीन के निचले कोने पर ऑन और ऑफ बटन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉनिटर में ऑन और ऑफ बटन यहाँ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर ये ऑन बटन है, ऑफ बटन ये वाला होगा मॉनिटर के अंदर। और मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी प्रदान करते हैं। जब कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, जब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होता है यहाँ पर, तो यदि आप कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता है, यूजर है, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उदाहरण के लिए पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पर लॉगिन स्क्रीन इस तरीके से दिखाई जाती है। यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन ऑन कंप्यूटर डेस्कटॉप, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमें दबाना होता है। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का अलग अलग लॉगिन खाता होता है। और जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखती है। जब आप अपने नाम में ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाता है। आरंभ में स्टार्ट करने के से पहले कुछ उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर वाले चिन्ह पर हम दबा देंगे यहाँ पर, तो ये ऑन हो जाएगा और हम डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक की बात करें, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा की बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं यानी संग्रहित करते हैं और निश्चित रूप से डिजायर्ड फॉर्मेट में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उसके बाद दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से जैसे कि मॉनिटर प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित प्रोसेस करता है यानी कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, सूचना का उत्पादन करता है, इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कि ऑन और ऑफ जैसे ही समझ सकते हैं। ऑन का मतलब होता है सर्किट ऑन और ऑफ का मतलब होता है सर्किट ऑफ यानी बाइनरी सिग्नल। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली है यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं जैसे कि डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और प्रोसीजर है और लोग हैं। लोगों की बात करें, लोग पीपल या लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी यानी मोर प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाया जाता है। प्रोसेसर की बात करें, यह बेनियम या दिशा निर्देश हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा का उपयोग करते समय करते हैं। इन प्रक्रियाओं को आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम या दिशा निर्देश का सेट होता है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है।
प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और यह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर चुका है कर सूचना में बदल देता है हार्डवेयर। इसमें कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है और प्रणाली मॉनिटर प्रणाली इकाई और अन्य उपकरण शामिल हैं। डेटा की बात करें, कच्चे जैसे रो डेटा है, असंसाधित तथ्य यानी अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं जैसे कि पाठ है, टेक्स्ट है, संख्या, नंबर, इमेज और साउंड ध्वनि को डेटा कहा जाता है और प्रोसेस डेटा से जानकारी अर्जित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक की बात करें, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें, यह एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति यानी फिजिकल प्रेजेंस हो, जिसे देखा और छुआ जा सकता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर घटकों को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रसंस्करण घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो डिवाइसेज सीपीयू के एक अभिन्न अंग नहीं है, उन्हें बाहरी उपकरण यानी एक्सटर्नल डिवाइसेज पेरिफेरल के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट जैसे कि हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। सीपीयू के रूप में एक उपकरण डिवाइस को एक ही भौतिक बॉक्स यानी फिजिकल बॉक्स के बाहर होना जरूरी नहीं है। इस पर सबसे अच्छा उदाहरण हार्ड डिस्क है जो पेरिफेरल है, हालांकि यह आमतौर पर मुख्य केस यानी मेन केस के अंदर रखी जाती है। आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई, सहायक हार्डवेयर यानी सपोर्टिंग हार्डवेयर का एक धातु के केस में मेटल केस के रूप में रखा जाता है। इसमें अधिकांश घटक कंपोनेंट कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक यानी पावर सप्लाई कंपोनेंट करती है। सभी बाहरी उपकरण पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि के इसके पीछे कनेक्टर के माध्यम से जुड़े होते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हम देखें, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक जैसे प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है, मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि सिलिकॉन वर्ग यानी कि सिलिकॉन स्क्वायर का बना होता है और एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं और यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग यानी फंडामेंटल कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी कहा जाता है और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है जैसे कि पेंटियम होता है, इंटेल कोर i3 और जियोन और स्पार्क प्रोसेसर होता है। सॉफ्टवेयर घटक की बात करें, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की, तो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। ये डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। यह डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश देते हैं जबकि डेटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि अल्फाबेटिक डेटा हो सकते हैं, संख्यात्मक डेटा हो सकते हैं। इनपुट डिवाइसेज की बात करें, इनपुट डिवाइसेज की जैसे कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड की सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेज में से एक है। इसके द्वारा संख्या, नंबर, अक्षर, अल्फाबेट और विशेष करैक्टर, स्पेशल करैक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य आदेशित करने के लिए किया जाता है। एक कीबोर्ड में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक की होती है जिसका उपयोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर कई तरह की एडिटिंग कीज एवं फंक्शन कीज होती है जो सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की को टॉगल कहा जाता है जो विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए काम में जाती है। कंट्रोल एल्ट की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है क्योंकि दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। अधिकांश कीबोर्ड नंबर्स इनपुट करने के लिए अलग संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पर होता है, यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेज की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई जो कि एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का आवश्यकता होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेज निम्न प्रकार से हैं जैसे कि माउस है, ट्रैक बॉल है, टच एंड टच पैड है, ट्रैक बिंदु है, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट है, जॉयस्टिक टच स्क्रीन है और पॉइंटिंग डिवाइसेज है जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेज में कंप्यूटर में एक यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। माउस की बात करें, माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूजर्स एक हाथ के साथ कार्य करता है। पुराने माउस उनके तल में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर होती थी और इसके आंतरिक रोलर्स बॉल यानी इनर रोलर बॉल्स के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी केबल के माध्यम से कंप्यूटर को संचालित करते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल
का उपयोग किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक प्रकाश और एक छोटे सेंसर का यहाँ पर उपयोग होता है। प्रकाश और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो मेज की सतह के एक बहुत छोटे से भाग की माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तार रहित वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकते हैं, जो GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक पीसी यानी ट्रेडिशनल पीसी माउस में 2 बटन होते हैं, जबकि मैटिन मैकिनटोश माउस में एक ही बटन होता है। टच पैड की बात करें, टच पैड यहाँ पर आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर में एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं। यूजर टच पैड की सतह पर उंगली को फिरा करके या फिसला करके स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होता है। टच पैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई चलित भाग भी नहीं होता है। ट्रैक पॉइंट की बात करें, IBM थिंकपैड यानी IBM थिंकपैड जिसमें टच पैड के लिए जगह नहीं होती है, इसके अंदर प्राय एक ट्रैक पॉइंट होता है, जो कि एक छोटी रबड़ प्रोजेक्शन कीबोर्ड की की के लिए एम्बेडेड किया जाता है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। इसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल की बात करें, ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह ही होती है, जिसमें बॉल शीट्स पर स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का उपयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स एवं मूवमेंट को सेंस करने के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थित बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जो रोलर्स की जरूरत नहीं होती है। व्हील्स के गंदे होने की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती है। जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक और दूसरे गेम नियंत्रक यानी गेम कंट्रोलर भी पॉइंटिंग डिवाइसेज के रूप में कंप्यूटर से जुड़े जाते हैं। वे आमतौर पर कंप्यूटर आधारित गेम्स खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट की बात करें, यहाँ पर ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक्स लेखा क्षेत्र होता है, जिसमें स्पेशल पेन को यूज किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिक इमेज यानी ग्राफिकल इमेज और मोशन सहित बना रहता है, जैसे कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइसेज यानी ट्रेडिशनल ड्राइंग डिवाइसेज में किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट को पेन दबाने के प्रति संवेदनशील होता है और इसके परिणाम स्वरूप ज्यादा और कम दबाव पड़ने पर वो अलग अलग चौड़ाई के ब्रश स्ट्रोक प्रदान यहाँ पर करते हैं। स्कैनर की बात करें, स्कैनर एक स्कैनर प्रिंटर पेज या ग्राफिक्स का डिजिटलीकरण करता है। इसमें छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संधारित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। एक लेजर टेक्निक का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। स्कैनर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है, जैसे कि हाथ में लिखा हुआ टेक्स्ट इमेज, डायग्राम, प्रिंटेड पेज आदि। एक बार स्कैन होने के बाद स्कैन्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है और फिर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। मिडी डिवाइसेज की बात करें, मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस संगीत यंत्र। डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच सूचना प्रसारण करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके द्वारा मिडी की बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कैप्चर किए गए संगीत, जो कि एक समय क्रम में संगीतबद्ध किया गया है, उसको प्ले कर सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है। वो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग के द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने और चेक एवं अन्य दस्तावेज की क्लियरिंग का काम करता है। और MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR क्या होता है? ये एक विशेष स्कैनर होता है जो पेंसिल या पेन के द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार यानी प्री डिफाइंड टाइप की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OCR की बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेज, प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक्स का रूपांतरण करता है और यह व्यापक रूप से स्वचालित द्वारा डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओसीआर यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरीकृत रसीद, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका यह है कि डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में एडिट, सर्च या ऑनलाइन डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद मशीनी प्रक्रियाओं से जैसे मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग कर सकते हैं। बारकोड रीडर की बात करें, बारकोड एक वस्तु को मशीन के द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट की विशेष रूप से पहचानने के लिए कोड दिया जाता है जिसे मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनके बीच की चौड़ाई के अंतर कर विशिष्टता यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद में दो आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण या फिर अन्य ज्यामितीय आकारों के में विकसित किया जाता है। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग एवं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष रूप से हैंड हेल्ड डिवाइस बारकोड रीडर जो कि कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा रहता है, बारकोड को पढ़ने और आइटम्स की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस क्या होती है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल ऑडियो सेट, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल ऑडियो सेट, ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। एक वायर के द्वारा कंप्यूटर में जुड़ा होता है। इसमें एक माउथ पीस जैसी डिवाइसेज को ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, वेबकैम की बात करें। वेबकैम यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है। वेबकैम और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस, वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने में काम आता है। डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु पर फोकस करके पिक्चर लेता है और इसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइसेज की बात करें, यहाँ पर मॉनिटर की बात करें। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस एक मॉनिटर है और यूजर्स मॉनिटर के द्वारा आउटपुट की स्क्रीन पर देख या पढ़ सकता है। सीआरटी की बात करें, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइसेज है, यानी ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइसेज रहा है और यहाँ एक टीवी के समान होता है। और एक सीआरटी मॉनिटर एक बड़ी कैथोड ट्यूब होती है जो कि अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉनिक्स बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन पिक्सल्स में मापा जाता है। एक मॉनिटर कितने पिक्सल्स स्क्रीन पर हॉरिजेंटली एवं वर्टिकली प्रदर्शित कर सकता है, ये उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें 800 × 600, 1028 × 768 पिक्सल बहुत ही छोटे डॉट्स से बने होते हैं। उन्हें मिलाकर के किसी भी इमेज की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच कहा जाता है और इस स्क्रीन में जितने डॉट पिच होंगे उस स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। फ्लैट प्लेट मॉनिटर यानी फ्लैट पैनल मॉनिटर की बात करें। फ्लैट पैनल मॉनिटर ये है। यहाँ पर फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करता है। एलसीडी कई परतों से मिलकर बनी होती है। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो प्रकाश का ध्रुवीकरण करती है और परत का ध्रुवीकरण जिसमें लंबे पतले अणु यानी लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, जो पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जा सकता है। पिक्सल का हल्का और गहरा बनाया जा सकता है। एलईडी प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल तकनीक है जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है, विशेष रूप से लैपटॉप में। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल बहुत हल्का होता है। आज जो सबसे अधिक और नवीनतम एलसीडी उपयोग की जाती है उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर उपयोग में लिया जाता है और हर एक पिक्सल को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी एवं वेव एंग बहुत बेहतर होता है। एलईडी मॉनिटर लाइट इमिटिंग डायोड यूज करते हैं जो मॉनिटर में परफॉर्मेंस बूस्टर यानी प्रदर्शन बढ़ाने वाले का काम करते हैं। एलईडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी मॉनिटर है। इसमें एलईडी बैकलाइट लगा हुआ है जो एलसीडी पैनल को रोशनी व शक्ति प्रदान करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बात करें, प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय यानी परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा होता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में
वर्गीकृत किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, करेक्टर प्रिंटर की बात करें, इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर प्रिंट हेडर में छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सक्रिय पिन होते हैं और साथ ही एक इंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट में इमेज बनाता है। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारियों और व्यावसायिक कामकाज में किया जाता है जहां 80 से 132 कॉलम के पेजों में कंटिन्यूस प्रिंटिंग की जरूरत होती है। लाइन प्रिंटर की बात करें, लाइन प्रिंटर एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करता है और परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किए सकते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत सारी पिनों के इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के द्वारा पेपर और प्रिंट हेड के मध्य उपस्थित एक रिबन के बार बार छूने से वांछित अक्षरों के पेपर पर प्रिंट आकार देती है। इसकी गति प्रिंटर के गुणों के अनुसार 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट हो सकती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा तेजी से प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिना आवाज और कम आवाज के काम करते हैं। ये करेक्टर की प्रिंट को करने के लिए इम्पैक्ट वाली डिवाइसेस का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर दिए गए जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है। घरों में उपयोग के लिए प्रिंटर का आमतौर पर कलर इंकजेट प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं और रंगीन चित्र बनाने के लिए प्रिंटर की स्याही को कई रंगों की जरूरत होती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ता होते हैं लेकिन प्रिंटर में यूज होने वाले कंज्यूमेबल जैसे कि प्रिंटर कॉर्टेज की लागत सबसे लंबे समय के उपयोग के हिसाब से महंगा बना देती है। तो ये है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अब है लेजर प्रिंटर की बात करें। लेजर प्रिंटर कार्यालय या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी इमेज प्रदान करता है। लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम यानी कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है। इसके द्वारा लेजर या एलईडी के द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। ड्रम टोनर के थ्रू घूमता है और कागज पर जमा हो जाता है और हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है। ज्यादातर लेजर प्रिंटर एक रंग वाले होते हैं परंतु अधिक महंगे लेजर प्रिंटर एक से अधिक रंग वाले टोनर कॉर्टेज वाले भी होते हैं जो रंगीन आउटपुट प्रदान करते हैं। और लेजर प्रिंटर एक इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा अधिक तेज होते हैं और प्रिंटरों की गति को पेजेज प्रति मिनट में मापा जाता है। थर्मल प्रिंटर की बात करें, यह एक स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसके सबसे ज्यादा उपयोग एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। हीट सेंसिटिव कागज का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुद्रण लागत प्रिंटिंग कॉस्ट अधिक है इसलिए केवल पेशेवर कला और डिजाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर की बात करें, इसका उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों और बिल्डिंग प्लान और सर्किट डायग्राम में आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर ग्राफिक्स और कलाकृतियों को इंक पेन और इंकजेट की मदद से प्रिंट करते हैं और आमतौर पर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। स्पीकर की बात करें, एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर का हिस्सा है और स्पीकर ध्वनि विस्तारक यानी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं जो कंपन के द्वारा ध्वनि का निर्माण करते हैं और ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की बात करें, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है? लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और यह व्यापक रूप से मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोजेक्शन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की बात करें, कई पेरिफेरल डिवाइसेज में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज दोनों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की क्षमता होती है। कुछ लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइसेज निम्न प्रकार से हैं जैसे फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट्स को शून्य और एक ही श्रृंखला जैसे कि बिट मैप भी कहते हैं इसमें परिवर्तित करती है जो कि सामान्य कंप्यूटर को डेटा की तरह स्थानांतरित किया जाता है। जब फैक्स प्राप्त होते हैं तो फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को डॉट्स में परिवर्तित करती है, इमेज को दोबारा प्रिंट करती है और इस प्रकार यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज दोनों के रूप में काम करती है। मल्टी फंक्शन उपकरण यानी कि एमएफडी डिवाइसेज की बात करें, यह एक डिवाइस भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है जो कि प्राय अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेज से होता है। मल्टी फंक्शन डिवाइस निम्न में से कम दो डिवाइसेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। प्रिंटर है, स्कैनर है, कॉपियर है। इस तरह के डिवाइसेज का उदाहरण एक बहुआयामी मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है। मॉडल की बात करें, यह एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन के द्वारा प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह के कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों के द्वारा संचालित किया जाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के कुछ उदाहरण हैं। जॉयस्टिक का क्या उपयोग है ये हम देख सकते हैं। किन तीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के नाम लिख सकते हैं?
इसके अंदर क्या होता है, कार्य करने के तरीके को संक्षेप में बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर आपको डिस्क के साथ इनपुट आउटपुट एरर आ रही है तो दूसरी डिस्क में भी समान एरर आ रही है, तो आपको ड्राइव के साथ एक समस्या है। अगर आप दूसरी डिस्क को बिना त्रुटि के पढ़ सकते हैं तो बैड या डर्टी डिस्क हो सकती है। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, जैसे कि रैम होती है, प्राइमरी स्टोरेज स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव, और ऑफलाइन स्टोरेज में सीडी रीड राइट होती है, यूएसबी थंब ड्राइव होती है और ड्राइव ड्राइव होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी मानव ब्रेन के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन रखा जाता है जिसको प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी तीन प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करें, कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति यानी कि हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, और सीपीयू और मेन मेमोरी की सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को बढ़ा देती है कैश मेमोरी। डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू के द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ भाग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क में कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं जहां सीपीयू उनको एक्सेस कर सकता है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में लो एक्सेस टाइम का उपयोग करती है। कैश मेमोरी अस्थायी उपयोग यानी टेम्परेरी यूज के लिए डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी में ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए संग्रहित किए जाते हैं। कैश मेमोरी का मुख्य लाभ यह है कि यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि कैश मेमोरी कुछ सीमित लिमिटेड कैपेसिटी होती है और यह बहुत एक्सपेंसिव होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को स्टोर करके रख सकती है। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रख सकती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तो यह मेमोरी डेटा को खो देती है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरण यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। मुख्य यानी मेन मेमोरी दो उदाहरण है, जैसे कि रैम के परिवर्तनशील मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रोम प्रोग्रामेबल मेमोरी है, ईपीआरओएम है, इरेजेबल पीआरओएम नॉन वोलेटाइल है। मेमोरी के उदाहरण है डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस के लिए आवश्यक है, मुख्य मेमोरी में रहते हैं। मेन मेमोरी की कुछ विशेषताएं हम देखें, यह वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी, कंप्यूटर के पढ़ने रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी को रीड राइट और रीड राइट कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता पढ़ने के साथ साथ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। रैम किसी भी स्थान का पता निर्दिष्ट करने के साथ उस स्थान पर तक पहुंच सकता है। रैम को रैंडम एक्सेस माना जाता है क्योंकि इसमें हम किसी भी मेमोरी को सीधा एक्सेस कर सकते हैं, हमें उस मेमोरी सेल का एड्रेस पता हो। स्टोरेज सेल जो भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं, अंदर के डेटा को स्टोर रख सकते हैं। रैम के प्रकार होते हैं जैसे कि डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक रैम। डीआरएम और एसआरएम में इस प्रकार से भिन्न है कि जो समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। एसआरएम और डीआरएम तेज होती है। एसआरएम की लागत भी ज्यादा होती है। एसआरएम सामान्यतः सीपीयू कैश के लिए उपयोग किया जाता है। डीआरएम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग में होती है। रैम के कुछ अन्य प्रकार हैं जैसे कि ईडीओ एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम है। ईडीओ रैम में किसी भी मेमोरी स्थान तक पहुंचा जा सकता है, जैसे कि 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स में स्टोर होती है। एचडीआरएम की बात करें, सिंक्रोनस डीआरएम, ये रैम चिप्स में होती है जिसे क्लॉक रेट का उपयोग करती है, सीपीयू करता है। डीडीआर एचडीआरएम डबल डेटा रेट एचडीआरएम, यह रैम डेटा का स्थानांतरण यानी कि क्लॉक के दोनों किनारों ऑन बोथ स्टेज ऑफ द क्लॉक पर कार्य करता है। फिर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की बात करें, यहाँ पर यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह बिजली के चले जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को संग्रहित करती है। यह इंफॉर्मेशन के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। रोम पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं किया जाता है। यह मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और हमेशा के लिए फिक्स होता है, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता। रोम के प्रकार की बात करें, पीआरओएम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके कंटेंट्स यूजर के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। उपयोगकर्ता स्थायी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं।
डेटा प्रोग्राम का उपयोग इसमें भेजा जाता है। EPROM की बात करें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM एक संग्रहित इंफॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए यूवी रेज के सामने उजागर करके मिटाया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पूरा कंटेंट ही मिटाया जा सकता है। EPROM सस्ती और विश्वसनीय है। फिर होती है फ्लैश मेमोरी। यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव के द्वारा मिटाने और प्रोग्राम करने योग्य स्थायी प्रकार की मेमोरी है और यह मेमोरी ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है। इसके परिणाम स्वरूप इसका सबसे उच्च पैकिंग घनत्व, कम बिजली का खपत और कम लागत और उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी होती है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है और मेन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी तौर से डेटा और इन्फॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। CPU सीधे इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वह इनपुट आउटपुट के द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी की कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं और इसके बाद CPU इसका उपयोग कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या है? यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसमें बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होता है। बिजली बंद यानी पावर ऑफ होने के बाद डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो स्टेज होती है। बड़े और भारी भरकम डेटा, लार्ज और वॉल्यूमिनस डेटा कम लागत संग्रहित किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क की बात करें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? जैसे सीक्वेंशियल डिवाइसेज है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज में जैसे फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। और ऑप्टिकल डिस्क में CD-ROM है, CD-R है, CD-RW है, DVD है। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क में क्या आता है? जिप डिस्क, डिस्क पैड और वेदर डिस्क आता है। तो हार्ड डिस्क की बात करें, यह एक डेटा भंडारण डिवाइस है। इसका उपयोग कर डेटा भंडारण और डिजिटल इंफॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है। इसे एक या एक से अधिक तेजी से घूमती हुई डिस्क है, यानी रोटेटिंग डिस्क, जो कि चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है, उसके द्वारा किया जाता है। प्लेटर्स की सतह की पर जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए, प्लेटर्स की सतह की जानकारी इंफॉर्मेशन को लिखने और पढ़ने के लिए यहाँ पर रीड के लिए प्लेटर्स को चुंबकीय हैंड्स के साथ रखा जाता है, जो एक चलती आर्म यानी कि मूविंग आर्म्स पर विस्तृत है। डेटा रैंडम मैसेज ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है। बिजली बंद होने पर एचडीडी अपने डेटा को बरकरार रख सकता है। एचडीडी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उसकी क्षमता, परफॉर्मेंस 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव यानी कि 1000 गीगाबाइट पर होती है। यहाँ 1 GB इक्वल टू 1 अरब बाइट्स की क्षमता होती है। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रीड्राइव किया गया उसके अनुसार मापी जाती है, जैसे कि डेटा रेट। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थारी यानी कि सर्कुलर शेप्स प्लेटर्स की आकार की होती हैं। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है WORM, CDR, CDRW, DVD और ब्लूरे डिस्क। तो CDR की बात करें, कैपेसिटी होती है 650 से 700 MB, लेयर 1 होती है। CDRW की 650 से 700 MB होती है, लेयर 1 ही होती है। और ये रिकॉर्डेबल है CDR, लेकिन रीराइटेबल नहीं है। ये CDRW है, ये रिकॉर्डेबल नहीं है, रीराइटेबल है। DVD-ROM है, 4.7 GB की होती है, लेयर 1 होती है। इसमें ना रिकॉर्डेबल है ना रीराइटेबल है। DVD-R है, यही 4.7 GB की होती है और यही 1 लेयर की होती है। DVD-RW है, ये 1 लेयर की होती है, 4.7 GB की। DVD-RDL है, ये 8.5 GB की होती है और 2 लेयर की होती है। WRM डिस्क यानी कि CD रिकॉर्डेबल डिस्क की बात करें, तो WRM का मतलब होता है राइट ओनली रीड ओनली, राइट ओनली रीड मैनी। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और CDR, CD रिकॉर्डिंग ड्राइव में माध्यम से WORM डिस्क, CD डिस्क में हम एक बार भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम और डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट और की अकॉर्डिंग हम देखें WRM डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा और लिख सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की बात करें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होती है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD जैसी दिखाई देती है, लेकिन इन भंडारण क्षमता को 4.7 GB से 8.5 GB होती है। और DVD एक एकल परत डिस्क है यानी सिंगल लेयर डिस्क है और डबल लेयर डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइलों के भंडारण में प्रयोग की जाती है। ब्लूरे डिस्क की बात करें, यह भविष्य में मौजूद DVD की जगह ले सकती है और ये डिस्क भी अतिरिक्त क्षमता घनत्व
यानी हाई डेंसिटी डेटा स्टोर करने के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 जीबी से 500 जीबी होती है। पीसी पर उपलब्ध हाई ड्राइव स्पेस जैसे पता लगा सकते हैं, कंप्यूटर आइकन खोल सकते हैं, शॉर्टकट विंडो कुंजी, यानी कि क्या होगा, पीसी पर उपलब्ध हार्ड ड्राइव स्पेस को हम देखें कैसे पता लगाएंगे। हार्ड ड्राइव स्पेस को कंप्यूटर आइकन खोलेंगे, उसमें शॉर्टकट विंडो की है, विंडो प्लस ही दबाएंगे तो कंप्यूटर में एक ड्राइव पर छोटा सा प्रतिशत पट्टी के रूप में आपको डिस्क स्पेस का उपयोग किया जा रहा है। कितना फ्री है इसका विवरण है। फुल डिस्क स्पेस के साथ देखेंगे। आपको अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है तो डिस्क ड्राइव को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर हम जा सकते हैं। फिर हम देखें नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। यह एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो कि यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि जब यह कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता है, नॉन कनेक्ट होता है, तब भी डेटा को संग्रहित रखा जाता है। यह आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सुरक्षित रूप से कहीं भी ले सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड की बात करें, इन दोनों में डिजिटल कैमरों में इस्तेमाल सबसे लोकप्रिय है और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। और ये सिक्योर डिजिटल कार्ड, यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड और एसडी कार्ड की बात करें, यह दूसरी पीढ़ी मल्टीमीडिया कार्ड यानी सेकंड जनरेशन मल्टीमीडिया कार्ड, इसमें डेटा को लॉक और प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। दो संस्करण होते हैं, मिनी एसडी कार्ड, यह स्मार्टफोन में डेटा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करता है, और माइक्रो एसडी कार्ड ये मिनी एसडी कार्ड से छोटा होता है और इसकी सभी विशेषताएं इसमें उपलब्ध होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, रैम और रोम के बीच का अंतर पता सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्निशन की जांच कैसे कर सकते हैं। विंडोज 10 पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, विवरण, रैम, अन्य विशेषताओं को कई तरीकों से देख सकते हैं। सेटिंग्स का उपयोग करना, सेटिंग्स को कैसे उपयोग करते हैं, अपने कंप्यूटर की मूल प्रणाली यानी बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करें। उसके बाद में हम सिस्टम में अबाउट पर जा सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करें, बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन देख, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिस्टम में अबाउट पर जाएंगे और यहां से हमें सिस्टम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, इस सेटिंग पेज में आपको विंडोज 10 का सटीक यानी एग्जैक्ट जो वर्जन है, बिल्ड संख्या मिल जाएगी, जो हर बार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक कम्युलेटिव अपडेट एवं सुविधा अपडेट, फीचर अपडेट जैसे विंडोज 10 की वर्षगांठ अपडेट जारी करने में परिवर्तित हो जाती है। आप अपने सिस्टम पर सिस्टम का प्रकार, सटीक, एग्जैक्ट प्रोसेसर और मेमोरी भी देख सकते हैं। जैसे कि सिस्टम सूचना, सिस्टम इंफॉर्मेशन सेटिंग ऐप पर प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की सेटिंग इंफॉर्मेशन की जानकारी कंट्रोल सिस्टम पर मिल जाती है। सिस्टम सूचना का उपयोग करता है यूजिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे टूल्स में से एक है जिसका उपयोग आपको कंप्यूटर की संपूर्ण विशेषताओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्टार्ट मेनू में जाएं और यहाँ पर फाइल हम देखें, सिस्टम इंफॉर्मेशन खोजें। यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन खोजेंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन में हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर सिस्टम की जानकारी आपको पूरे सिस्टम स्पेसिफिकेशन के साथ एक सपोर्ट के रूप में स्टोर की जा सकती है, और यह तब उपयोगी हो सकता है जब हार्डवेयर कार्य करना बंद कर दे, ताकि आप जान सके कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या है और एक रिपोर्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलें, यह जानकारी चुनें कि इसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप सिस्टम समरी का चयन करते हैं तो आप जानकारी के हर हिस्से को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यदि आप केवल कंप्यूटर को ग्राफिक्स कार्ड विवरणों को निर्यात करना चाहते हैं तो आप केवल डिस्प्ले का चयन कर सकते हैं। फाइल्स पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, फाइल को सेव करने के लिए स्थान को ब्राउज करें, यह वर्णनात्मक नाम, डिस्क्रिप्शन नेम दर्ज करें और कार्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम रिपोर्टेड नोटपैड में सेव कर सकते हैं यहाँ पर। तो रिपोर्ट का एक टेक्स्ट फाइल में उपलब्ध होगा जिसे आप किसी भी टेक्स्ट व्यूअर के साथ खोल सकते हैं, जहां तक आपके स्मार्टफोन पर भी इसको आप टेक्स्ट व्यूअर के साथ भी खोल सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे करते हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, आप निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू में कमांड प्रॉम्प्ट पर जा सकते हैं। एक कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या डालना है, कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैकर के रूप में चुने जाते हैं और सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड टाइप करें और एंटर दबाएं। सिस्टम इन्फो कमांड टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे। एक बार जब आप ऊपर की दी गई कमांड रन करते हैं तो आपको हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसमें विंडोज और इसकी अपडेटेड जानकारी, मेमोरी और नेटवर्क एडेप्टर की विवरण और अन्य जानकारियां यहाँ पर मिल जाती हैं।
यूटिलिटी को रन करने की अतिरिक्त सहायता के लिए आप सिस्टम इन्फो कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यदि स्पीड, भंडारण, स्टोरेज और परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। और हम देखें, पहला क्वेश्चन देखें, डेली व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो डेली व्हील जो प्रिंटर किसका प्रकार है ये? तो ये है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का। इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो प्रति सेकंड कई बार यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी है, रिफ्रेश होती है। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? यहाँ पर तो रैम है, वोलेटाइल है। कंप्यूटर के साथ कॉन्जेक्शन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा टोनर ड्राइंग पाउडर का उपयोग करता है? तो कौन सा टोनर है यहाँ पर? लेजर प्रिंटर है, ड्राइंग पाउडर का प्रयोग करेगा ये। फिर हम देखें, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेज का कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो वह है OMR। DPI का विस्तृत रूप क्या है? डॉट पर इंच। आपको कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है यहाँ पर? तो ये है जैसे कि CPU स्पेसिफिकेशन, रैम है क्या है, हार्ड डिस्क यानी HDD स्पेसिफिकेशन क्या है।